जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टूडेंट्स, अपने कक्षा 7 की भूगोल की बुक चल रही थी, उसमें 6 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। कई चैप्टर ऐसे हैं जो हट चुके हैं सिलेबस से 7th के, लेकिन हमारे कंपटीशन की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने की वजह से इन चैप्टरों को मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो आज हम 7वां चैप्टर पढ़ते हैं, कक्षा 7 का, और चैप्टर का नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। तो आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। मतलब वो हर चीज प्रकृति से ही प्राप्त करता था, पूरी तरह से वो प्रकृति पर ही निर्भर था। लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित किए और नए आविष्कार किए और नए कौशल विकसित करके तथा आविष्कार करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का उसने क्या किया, मानव ने विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। जो वातावरण है चारों तरफ का, उसको रहने के लिए अपने अनुकूल मानव ने अपनी बुद्धि और विवेक से बनाया। बस्तियां, बस्तियां किसे कहते हैं? वे स्थान है, बस्तियां वे स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं और वहां पर रहते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। प्रारंभिक मनुष्य बस्तियों में या ऐसे घर बनाकर नहीं रहते थे, वो तो गुफाओं में और वृक्षों पर ही निवास करते थे कि भाई कोई कंदरा गुफा हो उसमें रहते थे, जिससे उनको हवाओं से और इनसे हवाओं से, जानवरों से उनकी रक्षा हो सके, या फिर वो पेड़ों के ऊपर रहते थे। जब उन्होंने फसल उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। जब धीरे धीरे मानव ने फसल उगाना सीख लिया तो उसके लिए ये भी जरूरी हो गया, क्योंकि फसल को बीच में छोड़ के तो जा नहीं सकता, क्योंकि फसल उगेगी, फिर बड़ी होगी, फिर उसमें खरपतवार करनी पड़ेगी, फिर वो पकेगी। जब तक मानव को उसी जगह ठहरना पड़ता था, और उस जगह ठहरने के लिए फिर उसे किसकी आवश्यकता हुई? घर बनाने की। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहां पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। बस्तियों का विकास ज्यादातर नदी घाटियों में ही हुआ, क्योंकि वहां पर भूमि उपजाऊ थी और पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता था। इस वजह से नदी घाटियों में ही ज्यादातर बस्तियों का क्या हुआ? विकास हुआ। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। फिर जैसे जैसे व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण का विकास हुआ, उसके साथ ही ये मानव की जो बस्तियां थी वो बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हांगो सभ्यताओं के नाम याद है? ये सिंधु, टिग्रिस, नील, हांगो, ये सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी। बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती है। कई बस्तियां स्थायी होती है, कई अस्थायी होती है। बस्तियां स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की हो सकती है। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। और घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरण, कृषि और ऋतु प्रवास करते हैं। यदि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी प्रकार की है, इन बस्तियों में रोज लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओ, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात
जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी माँ ने उत्तर दिया, ये है वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा, क्योंकि शहरों में नौकरी के ज्यादा अवसर है, शिक्षा के भी बेहतर अवसर है, इसलिए लोग ज्यादातर शहरों में आते हैं। चिकित्सा की सुविधाएं हैं इसलिए। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती है, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताजी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। ऊपर दिए गए संवाद में बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, एक तो ग्रामीण बस्ती और एक शहरी बस्ती। इन दोनों के चित्र हमारे सामने उभर कर आए हैं। गांव में ग्रामीण बस्तियां होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के जो घर होते हैं वो दूर दूर होते हैं तथा व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास का मतलब है लोग मौसम के अनुसार कहीं किसी स्थान पर निवास करना और ऋतु के हिसाब से ही आवागमन होता रहता है। जैसे मौसम में परिवर्तन होता है वैसे ही वो लोग उस जगह को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस तरह के निवास स्थान पे जो रहते हैं उनको ऋतु प्रवास कहा जाता है। मौसम के अनुसार जब मनुष्य निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जहां पर ज्यादा बरसात होती है तो जो उनके घर की छत होती है वो ढाल नुमा होती है, ताकि बरसात का पानी साथ के साथ निकलता रहे, इकट्ठा ना हो। जिन स्थानों पर वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं। जहां गर्म जलवायु होती है वहां पर मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं, जिससे घर के अंदर रहने वाले इंसानों को गर्मी ज्यादा महसूस ना हो। जिनकी छतें फूस की बनी होती है, स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तरण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहरों में उनसे बड़ी बस्तियां होती है। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं। अपने राज्य के कुछ गांव एवं नगरों को भी हम देख सकते हैं जहां पर लोग कैसे निवास करते हैं तथा कैसी बस्तियां होती है। परिवहन एक ऐसा साधन होता है कि जिसके द्वारा मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। आवागमन का एक तरीके से साधन होता है और चीजों को माल की ढुलाई भी परिवहन के द्वारा ही की जाती है। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग,
उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग किया जाता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा से परिवहन को द्रुत बना दिया है। हवाई यात्रा ने परिवहन को क्या बना दिया है? द्रुत बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। वायु मार्ग की वजह से, वायुयानों की वजह से सिर्फ यूरोप की यात्रा करने में 6 से 8 घंटे का समय लगता है भारत से। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की भी बचत करते हैं। परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं, जैसे सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग है। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। सड़क मार्ग कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क है। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। जो हिमालय पर्वत है उस पर लेह और मनाली राजमार्ग है, वह विश्व के सबसे ऊंचे राजमार्गों की श्रेणी में आते हैं। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। फ्लाईओवर कहाँ बनाए जाते हैं? उत्थित संरचनाएं होती है उनके ऊपर फ्लाईओवर बनाए जाते हैं। रेल मार्ग, रेल मार्ग में जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एक औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकीय कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। ये एशिया में सबसे बड़ा है। भारतीय जो रेल मार्ग है एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। फिर नेक्स्ट है जलमार्ग अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है, क्योंकि जलमार्गों के लिए कोई सड़क या कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। केवल जल नौका या जहाज की आवश्यकता पड़ती है, वह मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए एक्स्ट्रा इसमें खर्चा नहीं होता। इसलिए यह सबसे सस्ता परिवहन का साधन होता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग
सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व में कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। फिर नेक्स्ट आता है वायु मार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु मार्ग सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से प्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों पर भी पहुंच सकता है। विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है, वहां हेलीकॉप्टर या अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल एवं कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है, क्योंकि ये सारे काम हेलीकॉप्टरों के द्वारा कर लिए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन है। दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। फिर नेक्स्ट है संचार। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र गति से पहुंचने वाले साधन विकसित कर लिए हैं। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्युलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोन संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती है, अपितु इनसे हमारे जीवन में अधिक सुखमय भी बन गया, खुशहाली भी आई है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज, सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट बुक करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव हो पाने के कारण आज हम एक जो बृहद विश्व है तो उसको एक समाज के रूप में भी विकसित कर रहे हैं। इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? टेलीफोन, पुस्तक, मेज। तो इनमें से मेज नहीं है। इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? तो सबवे है। किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? तो किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए यातायात का साधन जहाज उपयुक्त है। यातायात कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? तो यातायात में साइकिल पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता। इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।